चलिए, आज का जो चैप्टर है घातांक है और आप लोग घात से भली भांति परिचित हो। घात कोई संख्या में हम कहाँ लिखते हैं, है ना? किसी संख्या के दाएं ओर, दाहिने ओर ऊपर लिखते हैं हम, थोड़ा से तिरछा रहता है एकदम, है ना? दाईं ओर रहता है, कोने में ऊपर हम लिखते हैं तो घात होता है। तो घातांक के बारे में पढ़ेंगे, घात से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो वो घातांक कहलाएगा। और जिस संख्या में घात लिखा जाता है उसको हम आधार भी कहते हैं। उस राशि को या संख्या को आधार कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम घातांक के नियम से परिचित हो जाएं, है ना? उसके बाद हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। तो सभी को कवर करना है, थोड़ा फास्टली करते हैं। घातांक के जो नियम हैं आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, घातांक के 6 नियम यहाँ पर उल्लेख हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी को भी हम पहला माने और किसी को दूसरा माने। हालांकि इस पाठ में इस नियमानुसार ऐसे बताया है, पहला दूसरा करके। तो घातांक का नियम पहले 8वीं में भी अगर आप पढ़ते हो, है ना, घातांक चैप्टर, या 7वीं में भी पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं घातांक का नियम। पहला नियम है, देखिए नियम को क्लियर करते हैं थोड़ा फास्टली। a विथ पावर m इंटू a विथ पावर n इक्वल टू a विथ पावर m प्लस n। तात्पर्य यह है, जब दो संख्याओं का, समान संख्याओं का हम गुणा करते हैं, देखिए जब दो समान राशियों का या संख्याओं का जब गुणा करते हैं, उसका घात कुछ भी रहे, चाहे बराबर रहे चाहे अलग अलग रहे, तो आधार समान है। देखिए ये संख्या जो है, आधार उसकी क्या है, राशि, वो समान होती है और वो गुणा के रूप में हो। घातांक, दो घातांक है यहाँ पर, या दो से अधिक घातांक, सभी के लिए लागू है। आधार अगर समान है तो आधार को एक बार लिखते हैं और उसके घात को जोड़ देते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं। यहां अगर दिया है 5 का घात 7 दिया है और 5 का घात 9 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ भी 5 आया है, आधार समान है, तो इस स्थिति में इसके घात को जोड़ते हैं। एक बार हम आधार को लिख लेते हैं, अब घात जुड़ेगा, है ना? घात का गुणा नहीं होगा। 7 और 9 कितना हो गया? 5 का घात कितना हो जाएगा? 16। ये देखिए, हम आधार समान होने पर एक बार आधार लिखते हैं और उसके घात को जोड़ते हैं। इसी प्रकार संख्या हम अचर में भी कर सकते हैं और चर में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला दूसरा नियम, है ना? आप लोग थोड़ा फास्टली समझने की कोशिश करना ताकि हम इससे संबंधित प्रश्नों को भी कवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, x विथ पावर m और इसके बाहर और पावर है विथ पावर n इक्वल टू एक्स विथ पावर m इंटू n। तात्पर्य है, यदि किसी संख्या में दो घात रहे, ये देखिए x का घात m है, उसके बाद कोष्टक लगाया और बाहर में और घात है। किसी संख्या में या राशि में दो बार इस प्रकार से घात दिया है तो हम कोष्टक को हटा देते हैं और दोनों घात का गुणा कर देते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे x ही ले लेते हैं। x का घात यहाँ पर 7 है, 7 तो ले चुके हैं, 6 है, और x का घात 3 है। अब देखिए x का घात मात्र एक बार x आया है, एक बार 6 है, फिर कोष्टक लगने के बाद उसमें बाहर का घात कितना है? 3 है। तब उसके घात का यहां पर गुना होगा। देखिए यहां पर हम नहीं गुना नहीं करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे और यहां पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो x का घात कितना हो जाएगा? 6 या 18। अगर यहां पर कोई संख्या भी रहता, जैसे 10 रहता, 10 का घात 6 तो पूरे का घात 3, तब भी 10 का घात कितना जाता? 18। मतलब संख्या चर और अचर दोनों तरह से हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा नियम, है ना? नियम का कोई क्रम निश्चित नहीं है, अपने हिसाब से 6 नियम है, उसको हम पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से रख सकते हैं। चलिए तीसरा नियम देखते हैं, है ना? थोड़ा आप लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे। a इंटू बी विथ पावर m इक्वल टू a विथ पावर m इंटू b विथ पावर m। ठीक है, ये देखिए इसका क्या तात्पर्य हुआ? अगर कोष्टक के अंदर, ये देखिए दो संख्या जरूर दिया है, लेकिन ये दो से अधिक संख्या के लिए भी लागू है। कोष्टक के अंदर इस प्रकार से दो या दो से अधिक संख्या अगर गुणा में हो और कोष्टक लगा हो और बाहर में घात हो, ये देखिए दो या दो से अधिक संख्या गुणा में हो और कोष्टक लगने के बाद बाहर में घात दिया हो, तो उस घात जो है सभी संख्या में जाएगा। जितने भी संख्या कोष्टक के अंदर है सभी में उसके घात को लिखेंगे, है ना? सभी में। तो देखिए किस प्रकार से इसका घात होगा। एक उदाहरण दूसरा ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं, या 5 गुना 6 लिख देते हैं। ठीक है, 5 का गुना 6 से। देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर गुना नहीं है करके, है ना?
तो देखिए दो चर को जब हम लिखते हैं तो गुणा के चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी लिखे हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ? ए गुना बी। ए बी का तात्पर्य हुआ ए गुना बी। अब यहां पर देखिए 5 गुना 6 है ना, इसको गुना में लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गुणा का चिन्ह हटा दे तो 56 हो जाएगा, है ना। दो संख्या है, अगर वो ब्रैकेट में है, दो या दो से अधिक संख्या और उसकी घात, जैसे यहां पर इसका घात 11 है, ये देखिए 5 गुना 6, कोष्टक लगा है, बंद है, और बाहर में घात लिखा है 11, तो जितने भी संख्याएं हैं कोष्टक के अंदर सभी में घात को लिखा जाएगा। मतलब 5 का भी घात 11 और 6 का भी घात 11, या जितने भी संख्या है, 3 संख्या है तो सभी में घात हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। ये तीसरा नियम हो गया घातांक का, घात से संबंधित। अब देखते हैं चौथा नियम, घातांक का चौथा नियम देखते हैं। ये गुना था पहले वाला, अब भाग वाला देखते हैं। a विथ पावर m अपान a विथ पावर n इक्वल टू a विथ पावर m माइनस n। ठीक है, देखिए यहां पर इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखिए यहां भी आधार समान है, घात कुछ भी रहे, बराबर रहे या बराबर ना रहे, मतलब समान रहे या असमान रहे। यदि आधार समान है घातांक का और उसको हम भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे? अपर जो घात है, ऊपर वाला जो घात है, उसमें नीचे वाले घात को घटाएंगे, है ना। और इस प्रकार से क्या लिख देंगे? देखिए आधार समान होने पर ना आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 19 का घात यहां पर लिख दिया 12 बटा 19 का घात 3 लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 19 का घात 12 और 19 का घात 3। देखिए शर्तें क्या है? शर्तें ये है कि दो भिन्न, जैसे वो बटा के रूप में रहना चाहिए और आधार समान होना चाहिए। जैसे देखिए 19 यहां पर है, यहां भी 19 है, आधार समान है, घात कोई भी रहे तो क्या करते हैं? एक बार आधार को लेते हैं और घात को घटाते हैं, ऊपर वाले घात में नीचे वाले घात को घटाते हैं। 12 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 19 का घात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 19 का घात हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से घटा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया घातांक का। ये देखो ये नियम देखिए और पहला नियम देखिए, क्या डिफर है दोनों में। एक गुणा में है, जब गुणा में रहता है वही दो संख्या, है ना, दो घातांक जब गुणा में रहता है तो उसको घात को जोड़ते हैं। कब? जब आधार समान हो तब। और उसी वही अगर भाग में रहे तो घात को क्या करते हैं? घटाते हैं। भाग को मतलब उसके घात को क्या करते हैं? घटाते हैं जब भाग में रहे। तो ये चौथा नियम हो गया। अब देखते हैं दो और नियम है घातांक का, और इससे संबंधित हम प्रश्न का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे। कुछ बच्चे जो है यहाँ 8वीं से भी है और 7वीं से भी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ उदाहरण, 7वीं का वैसे मेन टॉपिक है, कुछ उदाहरण हम 8वीं से भी कवर करें। चलिए अब देखिए पांचवा जो नियम क्या है, कोई भी संख्या में अगर घात शून्य हो, x विथ पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर p लिया है, या इसी को हम लिख सकते हैं, या p का घात शून्य बराबर 1। इसका तात्पर्य ये है कोई भी संख्या रहे, चाहे वो चर रहे चाहे अचर रहे, अगर उसके पूरे का घात शून्य लिखा है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x धन 2y धन 3, ऐसे कोई भी संख्या लिख दिया, कोष्टक लगाने के बाद घात शून्य लिख दिया। ये देखिए कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखो, है ना, या एक अंक भी रहे, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 1000 लिख दिया, घात शून्य, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या रहे, चाहे चर रहे चाहे अचर रहे, अगर उसका घात शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं, छठवां नियम देखते हैं। छठवां नियम जो है इनवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। स्वाभाविक रूप से हम जब ऊपर ले जाते हैं उस संख्या का तो घात जो है उसका चिन्ह बदल जाता है, उस पर आधारित है। जैसे 1 बटा a का घात m। अब इसको एक देखिए, a किस रूप में है? a जो है किस रूप में है? हर में है ना, हर में है। अगर इसको ऊपर ले जाए, मतलब इस प्रकार से लिखे, a का घात m लिखना चाहें, 1 के बटा में कोई संख्या को लिख दें तो वो क्या हो जाता है? उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 को उल्टा क्या हो जाएगा? या व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा 10, है ना। अगर इसको सीधा ऊपर ले जाएं, अंश के रूप में लिखें, तो इसका जो घात है वो ऋणात्मक हो जाता है। ये देखिए 1 बटा a का घात m, जब धनात्मक है तब ऋणात्मक होगा ना, और ऋणात्मक है तो धनात्मक। मतलब ये कहो घात का चिन्ह बदल जाता है।
अगर उसको अंश से हर या हर से अंश में ले जाएं कोई घातांक को, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1/21 का घात 3 लिख दिया, 1/21 का घात 3। अब मैं ऊपर लिखना चाहूंगा इसको 21 का घात 3 के रूप में, तो ये ऋण 3 हो जाएगा, है ना। 21 का घात ऋण 3 होगा अगर ऋणात्मक है यही संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 का घात 27 का घात ऋण 9, ये देखिए 1/27 का घात ऋण 9, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 9 है वो धन 9 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 27 का घात 9 ये घातांक के नियम के अनुसार है। तो ये 6 नियम है जो यूजफुल है और ये दोनों क्लास में उपयोगी है। इस नियम को जानेंगे तभी इसका प्रयोग करेंगे, और आगे की कक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है घातांक के नियम का। आगे और पढ़ेंगे हायर क्लास में, तब भी घातांक के नियम का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में हम चलते हैं। घाती संकेतन में लिखिए, है ना, घाती संकेतन में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, मतलब बहुत बार लिख दिया है, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुना है, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुना हो रहा है, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे 9 बार लिख दिया है, ठीक है। 3 गुना या 4 का गुना लिख दिया है, 5 बार लिख दिया है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से जो बार बार गुना होता है उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, 60 में लिखा जाता है। जैसे 3 का गुना भी मैं बताया, 3 का गुना 9 बार लिखा है, 3 गुना 3 गुना 3, उसको 60 में हम क्या लिख सकते हैं, 3 का गुना 3 का घात 9। इसका तात्पर्य है 3 जो है 9 बार गुना के रूप में है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे 9 बार है, उसको 60 में हम लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, जिसको घाती संकेतन कहते हैं, 3 का घात 9। इसी प्रकार अन्य संख्या को भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये घाती संकेतन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, घातीय संकेतन। चलिए, तो ये प्रश्न पहले प्रश्नवली में है 7वीं का, और यहाँ तो इतना छोटा छोटा प्रश्न है कि उसको बनाओ तो एकदम 60 ही बनता है, ज्यादा लंबा स्टेप नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं। एक लिखा है गुणनखंडों में तोड़कर घात में लिखना है। ये देखिए, चलो हम बनाना शुरू करते हैं। एक प्रश्न दिया है 15 का घात 4, इसको पहले गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, है ना। और हमारे साथ सर लोग भी जुड़ चुके हैं, आदरणीय DR साहू सर जी हैं और TL साहू सर भी जुड़े हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार सर जी, और कंटिन्यू मैं करता हूं। चलिए, तो इस प्रकार से दिया है, देखिए जैसे गुणनखंड में तोड़कर घात में लिखना है। ये देखिए 15 का घात 4, क्या 15 को हम तोड़ सकते हैं, स्वाभाविक रूप से तोड़ सकते हैं। तो 15 को तोड़ने के लिए क्या करोगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड वाला पैटर्न अपनाओगे। हाँ, हम छोटी से छोटी संख्या मतलब 2 से शुरुआत करते हैं भाग देना, है ना। किससे शुरुआत करते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 से नहीं जाएगी क्योंकि विषम संख्या है। सम और विषम को आप लोग भली भांति प्राइमरी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। हम मैं देख रहा था कि कक्षा दूसरी में भी इसका उल्लेख है, और हम तो 6वीं 7वीं चले जाते हैं तो पूरे पारंगत हो जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 1 3 5 7 9 हो वह विषम होती है, और बाकी क्या होती है 2 4 6 8 0 हो तो वो सम होती है। अब देखते हैं 15 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, विषम तो नहीं जाता, केवल सम संख्या जाती है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा कि नहीं, उसको पहाड़ा पढ़ के देखिए, या तो जोड़ लीजिए अंकों को, जोड़ अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या भाग जाएगी। तो 3 के पहाड़ा आता है 3 पंचे 15, अब फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या हुआ, फैक्टर क्या हुआ, 15 का गुणनखंड 3 गुना 5। ये देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे हल। 15 को पहले से लिख लीजिए 15 का घात 4, 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5 पूरे का घात 4। ये देखिए जहां 15 लिखा है वहां 3 गुना 5 लिखेंगे। अब कोष्टक लगना स्वाभाविक है क्योंकि 2 अंक आ गया है, पूरे का घात 4। जबकि हम घातांक के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, जबकि a इंटू बी, यहां गुना का चिन्ह भी लिख सकते हो, a गुना b पूरे का घात अगर m है तो उसको हम प्रत्येक में घात m लिख सकते हैं, a का भी घात m और b का भी घात m। अर्थात कोष्टक के अंदर कितनी भी संख्याएं लिखी हो, अगर बाहर में अगर कोई घात लिखा है तो सभी में वह संख्या घात के रूप में रहता है और गुना के रूप में आ जाएगा सभी। देखिए किस प्रकार से, तो इसका मान हो जाएगा। इसलिए इस नियम का पालन करते हुए या साइड में लिख सकते हैं, इसलिए 3 का भी घात 4 और 5 का भी घात 4।
3 का भी घात 4, 5 का भी घात 4। तो ये हो गया, घातांक रूप में ही उत्तर लिखना है ना, और हल नहीं करना है इसको, इसका मान नहीं ज्ञात करना है, घातांक रूप में ही हल करेंगे। तो 3 का भी घात 4 आया और 5 का भी घात 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग गुणनखंड कर लीजिए और बनाते जाइए, है ना। सभी का एक एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि 2 प्रश्नावली कवर करना है और एकदम ज्यादा कठिन नहीं है। आप गुणनखंड निकालने आना चाहिए। जैसे एक और बताता हूं मैं, 42 है, तो 42 का गुणनखंड क्या होगा? 7 6 का 42 होता है, लेकिन 6 के लिए क्या आता है? 3 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, है ना। और हमारे साथ आदरणीय साहू सर भी जुड़ चुके हैं, HR साहू सर जी, आपको भी नमस्कार सर जी। और राजेंद्र साहू सर भी जुड़े हैं, आपको भी नमस्कार सर जी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो चल रहा है, हमारा घातांक चल रहा है, वो संयुक्त रूप से 6वीं और 7वीं का थोड़ा थोड़ा एक एक हम उदाहरण लेके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो नियम देखने के बाद हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें गुणनखंड में तोड़कर घात के रूप में लिखना है, गुणनखंड में तोड़ना है और घात के रूप में लिखना है। तो ऐसी बहुत सी संख्या है। एक हम देखें, जैसे 65 है, तो 65 को पहले गुणनखंड निकाल दीजिए। 65 किससे भाग जाएगा, है ना। तो 2 से तो नहीं जाता क्योंकि सम नहीं है, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि हम जोड़ के देखते हैं, 6 और 5 11, है ना। तो 11 3 से भाग नहीं जाता, 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 65 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो सीधे सीधे 5 से होता है। आप विभाज्यता का नियम भली भांति पढ़ लो, 6वीं में भी है, 8वीं में भी है। तो यदि इकाई में 5 या 0 हो, या 0 या 5 हो, तो वह 5 से विभाजित होगी। तो केवल 5 से 13 बार जाता है, 5 गुना 13, 13 पंचे 65, तो 5 गुना 13 गुणनखंड हो गया। तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि, चलिए एक और प्रश्न है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि, है ना, 30 का घात 5 बराबर 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5 गुना 5 का घात 5। ये देखिए, जब सिद्ध कीजिए करके दिया जाता है, देते हैं इस प्रकार से, तो हम एक साइड को लेते हैं तो दूसरा साइड में उसका मान आ जाता है नहीं। कोई भी एक साइड को लेके चलते हैं तो दूसरा साइड जो उसका मिल जाता है, या कोई ऐसा कंडीशन लेके जाते हैं कि दोनों साइड भी मिल जाता है ना। सिद्ध करने का नियम ये है, कोई एक साइड को ले, एक पक्ष को लेके चलिए, है ना। ये इस प्रकार से 2 पक्ष में दिया है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है ना। ये छोटा रूप में इसको तोड़ दिए हैं, गुणनखंड निकाल दिए हैं। तो क्यों ना हम जो बड़ा रूप है ना, उसको लेके चले, है ना, बाएं साइड को लेके चले। तो यहाँ लिख सकते हैं पार्ट में बायां पक्ष है, या तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड है 30 का घात 5। अब पहले की तरह हम 30 का गुणनखंड करेंगे। आप साइड में यहाँ पर या रफ में इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि सम संख्या है, बताने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड का हम अध्ययन कर चुके हैं, है ना। ये सम संख्या है, हम कहां से भाग देना शुरू करते हैं? 2 से। अगर भाग जा रहा हो तो इकाई में 0 है तो 2 से विभाजित होगी, तो 2 से हम देते हैं। और 2 से भाग देना मतलब किसी संख्या का आधा करना, ठीक है। तो पहले भाग दे दीजिए। किस प्रकार से भाग देंगे? 30 कैसे जाएगा? पहले तो 3 को देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया। जो भागफल है उसको यहाँ लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए, पूर्णतः जो भाग जाना चाहिए तभी भाग देते हैं, और भागफल को यहाँ लिखा जाता है। 2 एकम 2, अब 3 में 2 घटाए 1 बचा, 1 के साथ 0 लिखे 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, सीधे सीधे किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए गुणनखंड क्या मिल गया, है ना। 30 का जो गुणनखंड मिला वो क्या मिला? 2 गुना 3 गुना 5। जब आप कॉपी में बनाओगे तो ये गुणनखंड को साइड में इस प्रकार से यहां निकाल लेंगे, है ना, साइड में बना दीजिए। अब सीधे सीधे हम अगला स्टेप लिखते हैं। देखिए, हम 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। ये देखिए, हम केवल 30 को लिए थे अभी, जिसका मान प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना 5। क्योंकि 30 में घात 5 है, इसलिए सभी के बाहर हम घात 5 लिखेंगे, बारी बारी से एक एक 5 नहीं लिखेंगे, सब में घात, है ना। 30 की जगह क्या मान है? 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, है ना। इसके घात कितना है? 5 है ना। तो अब देखिए, हम जानते हैं घातांक के नियम से क्या होता है, जबकि a इंटू बी, या ए बी लिख सकते हैं उसी को, ए बी पूरे का घात m, है ना। कितने भी संख्या रहे, हम 3 संख्या ले सकते हैं। आप यहाँ पर घातांक के नियम को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं।
जबकि a इंटू बी इंटू सी ऐसा भी ले सकते हैं। पूरे का घात m बराबर, ये देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या गुणा में है और ब्रैकेट के बाहर कोई एक आध घात लिख दिया है यहाँ पर, तो वो घात जो है प्रत्येक संख्याओं में, प्रत्येक राशियों में होता है। a का भी घात m होगा, b का भी घात m होगा और c का भी घात m होगा, है ना। तो इसी प्रकार, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 30 का घात 5 का जो मान है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का भी घात 5, ठीक है। देखिए अलग अलग कर दीजिए, है ना। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये एक साइड लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 5, है ना। इसके पूरे का घात कितना है, 5 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये घातांक के नियम से, देखिए घातांक का नियम है, अगर गुणा के रूप में, है ना, कोई राशि हो, 2 या 2 से अधिक राशि, और उसमें बाहर में घात लिखा हो, कोष्टक लगाने के बाद बाहर में घात लिख दिया है, तो वह घात जो है प्रत्येक राशियों में, प्रत्येक संख्याओं में होती है। मतलब 2 का भी घात 5 हो जाएगा, 3 का भी घात 5 होगा और 5 का भी घात 5 होगा। और यही क्या है, यही क्या है, राइट हैंड साइड है, बराबर राइट हैंड साइड। इतना ही मान राइट हैंड साइड का है। जितना मान हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़े ना, उतना ही, मतलब 2 का घात 5 आया, 3 का घात 5 आया और 5 का घात 5 आया गुना के रूप में, है ना, उतना ही मान कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 30 का घात 5 बराबर 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5 गुना 5 का घात 5, या लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, है ना, या सिद्ध हुआ करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये घातांक का नियम से छोटा छोटा प्रश्न है जिसको हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 3 का प्रयोग करके, जो नियम बताए हैं, नियम ऐसा फिक्स नहीं है और यही नियम है जो 3 नियम कह रहे हैं, इसका प्रयोग करके हल कीजिए करके और लिखा है यहाँ पर आगे। इसी को हम रिवर्स चलेंगे, अभी जैसे चले ना उसके रिवर्स, मतलब प्रसारित रूप इस प्रकार से रहेगा, उससे वापस जाना है, 60 घातांक के रूप में लिखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, नियम 3 का उपयोग करके घातांक के रूप में हल कीजिए। जैसे 6 का घात 8 है और 7 का भी घात 8 है ना। जब ये देखिए सीधे सीधे हल लिखते हैं सीधा, ये देखिए यहाँ पर घात बराबर है ना, 2 असमान जो है आधार है और घात बराबर है। तो जब घात बराबर होता है तो क्यों ना हम इसको वापस 6 गुना 7 और पूरे का घात 8 लिख सकते हैं। क्यों उल्टा लिखे, आप जब भी नियम लिखेंगे ना इस स्थिति में इस प्रकार से लिखिए, जबकि इधर से हम लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a विथ पावर m इंटू बी विथ पावर m इक्वल टू a इंटू बी विथ पावर m, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से बता दीजिए, दोनों साइड से बता सकते हैं। अगर प्रसारित रूप में है इस प्रकार से, a और b क्या बताता है, आधार क्या है, अलग अलग है ना। घात क्या है, m है, मतलब घात क्या है, समान है, तो उसको हम ब्रैकेट में एक साथ ले सकते हैं, a गुना b, और घात को एक बार लिख सकते हैं। इसलिए सीधे सीधे आ जाता है 6 गुना 7, ये देखिए, इसलिए इसके बराबर है, इसको लिख लीजिए 6 का है ना घात 8, 7 का घात 8 बराबर, ये देखिए, तो 6 और 7 को एक साथ ले लीजिए ब्रैकेट में और उसके घात 8 लिख लीजिए बाहर में। क्यों, क्योंकि दोनों का घात एक जैसा है, घात अलग अलग नहीं है ना। तो अब गुणा कर लीजिए, इसको मान कितना आता है ना, दोनों जो है अचर है, एक गुना के रूप में उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो 7 6 का 42 हो गया, 42 का घात 8, इसको लिखेंगे 42 का घात 8। चलिए अगला, सभी प्रकार के देख रहे हैं, अब अगले प्रश्नावली में जाते हैं। 6.2 यहां से देखते हैं, है ना, थोड़ा सरल टाइप का है इसलिए थोड़ा फास्टली जा रहे हैं और आप लोग और अभ्यास करेंगे अच्छा से उसको। चलिए अगला है, नियम 4 की सहायता से घातीय रूप में हल करें। मतलब भाग वाला रहे, जब आधार संख्या समान होती है, 2 संख्याओं का, 2 राशियों का, तो क्या करते हैं उस घातांक को, है ना, उसके ऊपर वाला घात है, अंश वाला जो घात है, उसमें हर का जो घात रहता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं और एक बार पहले क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं, है ना। नियम 4 के सहायता से हल करते हैं। 27 का घात बी नंबर है, 27 का घात 8 भागित 27 का घात 2 लिखा है, ये देखिए, है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हल डिवाइड के रूप में, यही भाग लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें। 27 का घात 8 बस
बटा 27 का घात 2, है ना। देखिए आधार समान है और घात यहाँ पर समान रहे चाहे असमान रहे, वो मायने नहीं रखता, समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। तब क्या करना है, तब यहाँ बताइए, जबकि या साइड में भी बता सकते हैं, जबकि क्या होता है a का घात m बटा a का घात n, मतलब आधार समान हो, घात अलग भी हो या समान हो, तो क्या करते हैं आधार को एक बार लेते हैं और ऊपर वाला जो घात है उसमें नीचे वाले घात को घटाते हैं। मतलब इसलिए क्या हो जाएगा 27 का घात 8 बटा 27 का घात 2 बराबर 27 को एक बार लेंगे और ऊपर वाला जो घात है 8 उसमें नीचे वाले घात को घटाएंगे। तो 27 का घात कितना हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि ये घातांक के रूप में ही लिखना है इसलिए इसको और हल करने की जरूरत नहीं, 27 का घात 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो लॉन्ग प्रश्न है मैं उसको बताता हूं समय को देखते हुए। 7वां नंबर में चलते हैं सीधे सीधे, बाकी छोटा छोटा प्रश्न है, एक लाइन में उसका घातांक के नियम का उपयोग किए हैं और सीधे सीधे उसमें बना दिए हैं। चलिए 7वां नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं, x का मान क्या होगा, है ना। x का मान क्या होगा ये लिखा है यहाँ पर, 7वां नंबर का जो प्रश्न है ये लिखा है x का मान क्या होगा, है ना। यहाँ लिखा है 4x बराबर 64, ये लिखा है 4x बराबर 64। ये देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो पहले तो ये देखिए हमारा ध्यान जिधर x लिखा है ना, किधर x लिखा है, चर किधर लिखा है, ये चर है x, तो उसके आधार को देखना है कि आधार में क्या है, कौन सी संख्या है आधार में। आधार में 4 है तो इसको भी 4 के घात में लिखना है, दूसरे साइड में जो मान है उसको भी 4 के घात में लिखिए। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि संभव नहीं हो पाता उसके घात में लिखना, है ना, तब की स्थिति में इधर हम देखते हैं इसको और 60 कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो संभव है, देखते हैं जो चर है x का जो मान निकालना है उस x वाला जो x घात के रूप में तो है लेकिन कौन से आधार में है ना, 4 में है, 4 का घात x है, तो दूसरे साइड में भी इसको 4 के घात के रूप में लिखना है, मतलब 4 रहेगा आधार और उसके बाद उसका जो भी घात है उसमें लिखेंगे, मतलब आधार क्या लेंगे 4 लेंगे और जो भी घात है उसको लिखेंगे। मतलब सीधे सीधे कहो 64 को हम कितने से भाग देंगे, 4 से दे दो, सीधे सीधे 4 से देते जाइए, कितने कितने बार जाता है, मतलब 4 के रूप में उसका जो गुणा का रूप है ना कितना बनता है, तो 4 एकम 4, एक बार गया 6 को दिए, 2 बचा, 2 के साथ 4 उतारे, 4 6 का 24, फिर कितना गया, सीधे सीधे आप 4 चौक 16, 16 चौक 64 भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका अभ्यास है तो। 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, ये देखिए हम, अगर आपको डाउट है इस प्रकार से निकालते नहीं बनता तो 2 से भाग दीजिए, है ना। 4 का गुना कितना बार आया, 4 गुना 4 गुना 4, तो 2 का कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। इसका 3 बार आया 4 का गुना, तो 2 का कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, तो उसको हम 4 के रूप में बना सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है 4 से ही देंगे भाग। अब देखिए 4 का जो गुना है वो 3 बार आया, तात्पर्य ये है 4x बराबर 64 को लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर 4 है आधार के रूप में, इधर भी हमको 4 लाना है आधार, ठीक है। अब देखिए ये 4 का गुना यहाँ पर 4 गुना 4 गुना 4 3 बार आ गया है, किसी संख्या का को उसी संख्या से बार बार जब गुना किया जाता है तो उसका जो संक्षिप्त रूप बनता है वही घातीय संकेतन कहलाता है। इसको घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे, 4 का घात 3, 4 कितने बार, 1 2 3, इसलिए लिखेंगे 4 का घात 3। तो दोनों पक्षों से हम तुलना करने पर, है ना, यहाँ पर इतना ही लिखना है पर्याप्त है, तुलना करने पर तुलना करते हैं तो दोनों तरफ तो आधार समान है, तो x की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, तो x के स्थान पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा, x का मान कितना होगा, 3 होगा। चलिए आगे और बनाते हैं, एक प्रश्न और है यहाँ से संबंधित, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए एक लॉन्ग टाइप का है थोड़ा सा, यहाँ लिखा है 3 का घात 2x धन 4 बराबर 3 का घात 3 गुना 243। ये देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। आधार क्या है यहाँ पर 3, जिसका घात दिया है 2x धन 4, इसका मान निकालना है x का, x कहां पर है, ये है x, ठीक है। तो देखिए दूसरे साइड में देखते हैं, 3 तो एक 3 तो आ ही गया है, 243 को भी हम 3 के
उसको फैक्टर निकालेंगे, 3 का फैक्टर बनना चाहिए। मतलब सीधे सीधे कहो 243 को 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देते हैं, कितने बार जाता है? 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, है ना। 3 से और देते हैं, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 से जाता है ना। 27 से 81 है, 3 में 27, 3 3 के 9 और 3 एकम 3। कितने बार 3 आया? 1 2 3 4 5, और पहले से एक बार और है ना। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, सीधे सीधे 3 का घात 2x-4 बराबर 3 गुना, इसके लिए 243 का जब गुणनखंड निकालते हैं तो 3 का गुना कितने बार आता है? 5 बार आता है। जब देखिए 3 और 2 5, और एक पहले से एक और है ना, 6 है। तो जब घातीय संकेतन में हम लिखते हैं, घातीय संकेतन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 का घात कितना हो जाएगा? कितने बार आया है? 6 बार आया है। अब तुलना करने पर देखिए 3 का भी घात ये भी हो गया 2x-4, यहां भी 3 का घात 6। अब जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? 2x-4 बराबर 6 होगा। मतलब समीकरण बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए तुलना करने पर समीकरण का स्वरूप क्या बन रहा है? 2x-4 बराबर 6। देखिए आधार समान करने के बाद हम घात को तुलना करते हैं। इधर जितना घात है उतना ही घात दूसरे साइड में रहता है जब आधार समान हो जाए। ठीक है, मतलब 2x-4 के जगह में यहाँ पर क्या है? 6 है, क्योंकि 3 के जगह में 3 है, आधार की जगह में आधार उतना ही है, बराबर है। तो 2x-4 के जगह में क्या है? 6 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान है ना। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब समीकरण बन गया। कैसे, किस प्रकार से हम समीकरण हल करते हैं आप लोग जानते हैं, है ना। पहले हम चर है, इस चर का मान निकालना है, तो दूर से पक्षांतर करते जाते हैं। पहले 4 को उस साइड ले जाएंगे, ये धनात्मक 4 है, धन 4 है, उसका चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 - 4 है, 6 ऋण 4, तो कितना जाएगा? अलग अलग चिन्ह घटेगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 में 4 घटेंगे 2 आएगा। अब 100 का मान निकालना है, और 100 और 2 के मध्य जो संक्रियाएं हैं वो गुणा है ना, गुणा में है 2, तो 2 को भी हम पक्षांतर करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, और अवधारणा में जाएंगे तो सीधे सीधे कहो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर यहां से 2 कटेगा और यहाँ 2/2 हो जाएगा। ये सही है। अवधारणा में हम जाते हैं तो पक्षांतर का भी आप लोग रूल है उसको भी देख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 100 का मान क्या मिला? 1। तो 100 का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लगता है हम 8वीं का कुछ समावेश करने के इसमें थे, लेकिन कवर नहीं हो जाएगा क्योंकि एक 7वीं का एक और प्रश्न बचा है। चलिए देखते हैं। विश्व की जनसंख्या लगभग 5 गुना 10⁻9 है, तथा विश्व का सतही क्षेत्रफल लगभग 4 गुना 10⁻11 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे? ये देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर से ही आप समझ जाएंगे, सूत्र बन जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। मतलब प्रति शब्द आ गया, मतलब उसकी बात की इकाई नीचे में आएगा। ठीक है, एकांक कह सकते हैं उसी को, है ना। एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, और एकांक या इकाई जब शब्द आ जाता है तो बटा के नीचे आ जाता है। तो सीधे सीधे कहो जनसंख्या घनत्व का यहाँ पर सूत्र पहले पता होना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र होता है? कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग देते हैं, कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं, है ना। किसी एरिया में, क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जनसंख्या को वहां के जितने भी क्षेत्रफल है ना, एरिया, उससे भाग देंगे तो वहां क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व। मतलब ये पूछा गया है तो प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे, तात्पर्य है जनसंख्या घनत्व पूछा है सीधे सीधे। ठीक है, देखिए यहां पर किस प्रकार से बनाएंगे। दिया है विश्व की जनसंख्या, है ना, विश्व की जनसंख्या घातांक के रूप में लिखा है 5 गुना 10⁻9। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया है? विश्व का सतही क्षेत्रफल, उसके सतह का क्षेत्रफल पूछा है, जो जिसमें निवास करते हैं लोग, है ना। विश्व का निवास करे चाहे मत करे, है ना, उस एरिया में, लेकिन क्षेत्रफल ही संबंध रहता है। कितने मतलब सतही क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल विश्व का, है ना। विश्व का सतही क्षेत्रफल
सरफेस का उसका एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये है 4 गुना 10 का घात 11 वर्ग किलोमीटर है ना। संख्या तो इसी प्रकार लिखेंगे, ये वर्ग किलोमीटर में लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब देखिए घनत्व, जनसंख्या घनत्व, है ना। पहले यहाँ पर सीधे सीधे जनसंख्या घनत्व समझ में नहीं आ रहा है ना, हम सीधे सीधे लाते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये अगर आपको पूछा जाए कहीं पर प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व का निकालते हैं, वो उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है ना। मैं स्टार्ट में इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या उस एरिया का, जिस क्षेत्र का हम जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं वहां की जनसंख्या, है ना, बटा क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल या और कुल जनसंख्या। तो सीधे सीधे मान रखते जाइए, जनसंख्या कितना है 5 गुना 10 का घात 9 है और क्षेत्रफल है 4 गुना 10 का घात 11 है। अब देखिए घातांक का नियम इसमें एक में लग रहा है, आधार समान है। देखिए भाग वाला आप नियम याद कीजिए, 5/4 तो इधर छूट जा रहा है, लेकिन एक में घातांक का नियम लग रहा है। मतलब 10, देखिए दोनों तरफ आधार समान है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले घात में नीचे वाले जो घात है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। मतलब 10 का घात 9 में 10 का घात 11 को घटाएंगे। ये देखिए जब यहां पर बता देंगे, देखिए a विथ पावर m इंटू a विथ पावर n इक्वल टू a विथ पावर m माइनस n, है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखिए a का घात m बटा a का घात n, तात्पर्य है आधार समान हो घातांकों का, है ना, और घात जो भी रहे तो उसमें नियम क्या बनता है, एक बार आधार को लेते हैं और ऊपर वाला जो घात है उसमें नीचे वाले घात को घटाते हैं, ठीक है। मतलब 10 को एक बार ले लिए, 9 में कितने घटाए, 11 घटाए, और 5/4 का मतलब क्या होता है, 5 को 4 से भाग दीजिए, है ना, उसको सवा भी कह सकते हैं, सवा। क्यों सवा, क्योंकि 5 को जब 4 से भाग देते हैं, एक बार पूरा गया, एक बचा, है ना, नहीं जा रहा है, 0 लगा है, 4 दूने 8, 2 बार गया, अब और 2 बचा और 0 लगाया, 4 पंचे 20, 1.25 आता है। 5/4 का मतलब है 1.25, और इसको सवा भी बोल सकते हैं, है ना, गुना 10 का घात 9 में 11, है ना, 9 माइनस 11 है ना, तो परिमाण में कौन सा ज्यादा है, 9 ज्यादा है, लेकिन परिमाण में 11 ज्यादा है। और ऐसी बड़ी संख्या पूछा जाए तो 9 बड़ी है कि ऋण 11 बड़ी है, तो 9 बड़ी है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए परिमाण बोल देने से क्या होता है, चाहे वो ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक रहे, परिमाण मतलब परिमाण में बड़ी पूछा जाएगा तो 11, ठीक है, और 9 और ऋण 11 में कौन सी बड़ी है, तो 9 बड़ी है ना, कंफ्यूजन होता है। तो सीधे सीधे संख्या में जाना, आप लोग ऋण चिन्ह उस टाइम में हटा देना, जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या को घटाइए, 11 में 9 को घटाइए, 2 आएगा, और जो संख्या बड़ी है 11 बड़ी है तो उसका चिन्ह है, चिन्ह को लिख लेते हैं ऋण चिन्ह, है ना। मतलब अलग अलग चिन्ह अगर संख्याओं का है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, उसके बाद, है ना, संख्या को घटाते हैं, उसके बाद उसका बड़ी संख्या का चिन्ह लिख लेते हैं, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लिख लेते हैं। तो 1.25 गुना 10 का घात ऋण 2 प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, है ना, ये घनत्व है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे, तात्पर्य यह है, मतलब जनसंख्या घनत्व। तो कितना है जनसंख्या घनत्व, 1.25 गुना 10 का घात ऋण 2, है ना, ये हमको उत्तर में प्राप्त होगा। तो आज और कवर नहीं हो पाया है, नेक्स्ट, है ना, 8वीं का भी एक दिन घातांक का और कवर करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग जुड़ते रहिए, 8:30 बजे भी सभी स्टूडेंट नियमित रूप से जुड़ेंगे, है ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और सभी कोर्स कवर करते हैं, ग्रामर भी चल रहा है अंग्रेजी का। और आज के इस कालखंड में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आदरणीय सर लोगों को भी मेरे तरफ से सादर नमस्कार। और समय जो है एंड होने ही वाला है।